लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों के पॉकेट में कभी पेजर फट रहे हैं तो कभी वॉकी टॉकी में धमाका हो रहा है। मंगलवार को पेजर में धमाकों के बाद बुधवार को वॉकी टॉकी में विस्फोट हुए। इस हमले में अब तक 14 लोगों की मौत हुई है, 450 से ज्यादा घायल हुए हैं। लेबनान में 3 दिन में 3 टेक्निकल स्ट्राइक की चर्चा दुनिया के हर कोने में हो रही है। लेबनान की सड़कों से, घरों में, भीड़भाड़ वाले इलाकों में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यकीनन डराने वाली हैं। किसी की पॉकेट में रखा हुआ पेजर फट जाता है, कोई वॉकी टॉकी पर बात कर रहा होता है तो वॉकी टॉकी फट जाता है। सबसे पहले लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर में सीरियल ब्लास्ट होते हैं। एक साथ कई हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर में अचानक धमाका होता है। इसके बाद हिजबुल्लाह के लड़ाके कम्युनिकेशन के लिए जो वॉकी टॉकी इस्तेमाल किया करते थे वो भी एक के बाद एक फटने लगते हैं। पेजर के सीरियल ब्लास्ट के दूसरे दिन वॉकी टॉकी में धमाकों से लेबनान एक बार फिर से दहल उठता है। इस बीच लेबनान के कई घरों में लगे सोलर पैनल में भी धमाकों की खबरें सामने आ रही हैं। लेबनान के सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि आज जिन वॉकी टॉकी में धमाका हुआ उन्हें हिजबुल्लाह ने 5 महीने पहले पेजर्स के साथ ही खरीदा था, यानी कि पेजर और वॉकी टॉकी में साथ ही मैलफंक्शनिंग की गई है और ये आरोप लग रहे हैं। अब आपको एक घर के अंदर वॉकी टॉकी ब्लास्ट की तस्वीरें भी दिखाते हैं। हिजबुल्लाह लड़ाके के घर के अंदर वॉकी टॉकी फटा तो तबाही मच गई। हर तरफ बिखरा हुआ सामान नजर आया। धमाका कितना जोरदार था, तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। घर के अंदर वॉकी टॉकी के टुकड़े हर जगह नजर आ रहे हैं। पेजर के बाद वॉकी टॉकी के धमाके ने हिजबुल्लाह की नींद उड़ाकर रख दी है। मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ गई है। धमाके वाले वॉकी टॉकी का नाम आईकॉम V82 है, जो जापान में बनता है। मिडल ईस्ट में तनाव के बीच लेबनान में ये दूसरा बड़ा तकनीकी हमला है। पहले पेजर फटते हैं, पेजर्स कोड की मदद से ऑपरेट होते हैं। इस साल की शुरुआत में लेबनान इन्हें भेजा गया। मंगलवार को इन पेजर्स पर एक मैसेज आया जिसने विस्फोट को एक्टिवेट कर दिया। हमले में 12 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में हिजबुल्लाह के 8 सदस्य और 2 बच्चे शामिल हैं। इस हमले में 3000 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इनमें लेबनान में मौजूद ईरान के राजदूत भी शामिल हैं। दरअसल पेजर में ब्लास्ट होता है, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, कहां पर उन्होंने लूपहोल ढूंढ के उसमें विस्फोटक लगवाया, ये तमाम चीजें आप जान चुके हैं। लेकिन इस सबके बीच में कुछ सवाल आपके मन में आ रहे हैं कि हिंदुस्तान भी आतंक के साए में रहता है। हिंदुस्तान के अंदर भी हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं वो दुश्मन हैं और वो लगातार हमारे को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में हम भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो दूसरे मुल्कों में बने होते हैं, मेड इन चाइना और ताइवान, और अगर दूसरे मुल्कों की बात करें कई यूरोपियन कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स जो हैं, हो सकता है कि आपका जो फिटनेस बैंड हो, जो आपका स्पीकर हो, ब्लूटूथ स्पीकर, या फिर आपके ईयर प्लग्स हों, ये तमाम चीज़ें जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, वहाँ पर भी क्या ऐसा हमला हो सकता है? आपके मन में उठ रहे इन सवालों का जवाब पवन दुग्गल जी देंगे, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। पवन जी, क्या हमें भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आतंक के साए में तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी भी रहते आए हैं? मुझे लगता है हम सबको अपनी कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि हम एक नए युग में कदम रख चुके हैं और जो पिछले 2 दिनों में हुआ है वो साबित कर दिखाता है कि जो आज तक नहीं हुआ था वो अब हो चुका है और जो आज नहीं हुआ वो कल जरूर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पेजर्स को ब्लास्ट करना इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं आता था या क्रिमिनल्स, साइबर क्रिमिनल्स को नहीं आता था, लेकिन बाय एंड लार्ज लोग या एजेंसीज हेजिटेंट होती थी कि इस रास्ते नहीं जाएंगे। लेकिन पहली बार अब हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि जहां पर आप डिवाइस को ही हथियार बनाते हैं और उसको हथियार बनाने के बाद जो टारगेट लोग होते हैं उन्हें टारगेट करते हैं, कॉन्सिक्वेंटली उनकी जान चली जाती है, लोगों को इंजरीज हो जाती है, लोग घायल हो जाते हैं। तो ये तो पहला पड़ाव था जब पेजर्स अटैक हुए। ये मॉडल टेस्ट कर रहे थे लोग, मॉडल टेस्ट हो गया, कामयाब हो गया, लोग घायल हो गए। तो उसके प्रोत्साहन से सेकंड लेवल ऑफ अटैक आ गया, जहां पर अटैक आ गया अब मोबाइल डिवाइसेस पर। ये डिवाइसेस जो आप और मैं हम अपनी जेब में कैरी करते हैं, उनको भी रिमोटली उनकी साइबर सुरक्षा में सेंध लगा के उन्हें डेटोनेट किया जा सकता है, उन्हें ब्लास्ट कराया जा सकता है। लेकिन यहीं तक ही चीजें सीमित नहीं होने वाली। हाल ही में जो सेकंड राउंड ऑफ अटैक्स हुए हैं उनमें एक अटैक सोलर पैनल्स पर भी हुआ है, जो इंडिकेट करता है कि अब अगला पड़ाव जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिलेटेड डिवाइसेस के साथ है। तो अब आज की तारीख में हमें एक बुनियादी सत्य से का सामना करना पड़ेगा, वो ये कि आज कुछ भी चीज एब्सोल्यूट सिक्योर नहीं है। जो कल साइबर सुरक्षित थी वो आज साइबर सुरक्षित नहीं है, और जो आज साइबर सुरक्षित है वो कल बिल्कुल भी साइबर सुरक्षित नहीं होने वाली है। तो इसलिए जब हम इस कॉन्टेक्स्ट में भारत के परिवेश में आते हैं तो मैं पाता हूं कि भारत जैसे राष्ट्र को
जगने की आवश्यकता है, समझने की जरूरत है कि अब वो दरवाजे खुल गए हैं। जहां पर पहले हिचकिचाहट होती थी, अब हिचकिचाहट ने दरवाजा खोल के फुल एक्शन को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस तरह के हमले भारतवर्ष में भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है जी। क्यों? क्योंकि आज जब कोई भी साइबर एक्टर आतंकवाद करता है, साइबर टेररिज्म करता है, तब वो हर हथियार को अपनाना चाहता है लोगों के हृदय में दहशत फैलाने में। और बिल्कुल पवन जी, पहले भी मोसाद एक मोबाइल ब्लास्ट करके इस तरह के हमलों को, अपने दुश्मन को हमला कर चुका है। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, बस आपने जो कहा कि हेजिटेशन हमेशा रहती थी और इतने बड़े पैमाने पर इसका एग्जीक्यूशन अब हमने देखा है। अब एक दूसरी चीज समझाइए कि यहाँ पर जो पेजर ब्लास्ट हुआ है, इसमें यह निकल कर आ रहा है पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट में कि भाई जहां मैन्युफैक्चर हो रहा था वहीं पर कुछ फ्लॉज मतलब हुए, वहीं पर आपने सेंधमारी की है मोसाद की एजेंसी ने, और वहां पर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही एक्सप्लोजिव फिट कराया है और अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई किया है। तो मैन्युफैक्चरिंग के जरिए ही ये सब कुछ हो सकता है या फिर हैकिंग के जरिए भी हो सकता है? देखिए, आज की तारीख में दो अलग अलग थ्योरीज हैं जो हम सबके सामने आ रही हैं। पहली थ्योरी है कि जी आपके 3 ग्राम विस्फोटक सामान इन पेजेस में डाल दिया गया और उसके तत्पश्चात उसे सिंक्रोनसली ब्लास्ट कर दिया गया। थ्योरी बहुत अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन इसमें काफी लूप होल्स हैं। पहली बात, आप कैसे डिटरमिन करेंगे वो कौन से 5000 थे जिसमें आपने बारूद डाला था? नंबर 2, आप कैसे इंश्योर करेंगे कि वही 5000 लेबनान में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? नंबर 3, आप कैसे श्योर हो जाएंगे वो सारे 5000 हैं जो हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं वो इसे इस्तेमाल करेंगे? तो ऑब्वियसली इस थ्योरी में लूप होल्स हैं। ज्यादा प्रोबेबल थ्योरी ये है कि ये साइबर सुरक्षा में सेंध का एक बेहतरीन क्लासिकल एग्जाम्पल है। मुझे लगता है कि यहाँ पर पेजर्स की जो साइबर सुरक्षा थी उसमें सेंध लगाई गई स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स ने, और उसके तत्पश्चात अपने ऐसे कमांड्स दिए जिसके माध्यम से सिंक्रोनसली साइमल्टेनियसली एक समय पर ही 5000 से ज्यादा जो आपके पेजेस थे वो फट गए, ब्लास्ट हो गए। और देखिए, पवन जी, आप दूसरी थ्योरी की बात कर रहे हैं, एक मिनट, सॉरी आपको बीच में रोक रही हूं। आप दूसरी थ्योरी की बात कर रहे हैं कि जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई एक्सप्लोजिव नहीं लगा हुआ है, आपने साइबर हमला किया है, अटैक किया है, हैक किया है, तो क्या आपने उसको ओवरहीट किया और ये कैसे मुमकिन हुआ? थोड़ा समझाएंगे जो दूसरी थ्योरी है इसके बारे में। देखिए, अगर ये साइबर हमला हुआ तो ये बात तो बहुत क्लियर है कि जो पेजर्स थे वो डिवाइसेस हैं जो स्टैंड अलोन डिवाइसेस है, किसी तार के साथ जुड़ी नहीं हुई, और वो अल्टीमेटली कनेक्ट करती हैं एक नेटवर्क के साथ जिसे पेजर नेटवर्क कहा जाता है, एक सर्वर के साथ कनेक्ट करती हैं। तो अगर साइबर क्रिमिनल्स या हैकर्स उस पेजर नेटवर्क में या उस सर्वर में घुसपैठ कर लेते हैं, अनऑथराइज्ड इंट्रूशन कर लेते हैं और साइबर सिक्योरिटी ब्रीच कर लेते हैं, तो वो पूरा नेटवर्क का नियंत्रण या कंट्रोल हैकर्स के हाथ में आ जाता है। तो उसके तत्पश्चात वो, क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड कमांड सेंटर है, उसका इस्तेमाल करते हुए वो एक साथ ये कमांड दे सकते हैं जिसके माध्यम से ये पेजेस मैल फंक्शन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से पेजेस हीट हो सकते हैं, पेजेस में ब्लास्ट हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कोड और कोडिंग लैंग्वेज इन पेजेस को भेजते हैं और उसमें क्या क्या प्रकार की इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। तो देखिए, क्योंकि 5000 से ज्यादा ब्लास्ट एक साथ हो गए पेजेस के, तो संभव तौर पर ये हैकिंग और साइबर सुरक्षा की ब्रीच का एक स्वर्णिम एग्जाम्पल है। और मुझे तो लगता है इस पूरे एपिसोड में कहीं ना कहीं हाथ या छाप आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी नजर आती है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप इस तरह के एपिसोड को अच्छी तरीके से प्लान कर पाते हैं, इफेक्टिवली इन्फोर्स कर पाते हैं। और देखिए, एक सिंगल आक्रमण से आपने एक दिन में ज्यादा कैजुअलिटीज कर दी बनस्पत नॉर्मल कैजुअलिटीज जो वॉर में एक दिन में होती हैं। क्योंकि जब पेजेस फटे तो कमर पर थे, कुछ लोगों की जेबों में थे, कुछ लोग पेजेस पढ़ रहे थे तो कमर से लोग घायल हो गए, छाती से उनका हृदय इंपैक्ट हो गया, और जो पढ़ रहे थे कैजुअलिटी से ज्यादा एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दे दिया आपने कि हम बिना आपके अंदर एंटर हुए, कहीं भी आए हुए, किस तरह से आपको क्षति पहुंचा सकते हैं। और अभी तक साइबर हमलों में नुकसान होता था कि भाई सिस्टम ठप हो गया, आपने पैसे इधर उधर कर दिया, आपने वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी, लेकिन आपने फिजिकल हार्म पहली बार पहुंचाया है इस तरह से जिसमें एक शख्स को नुकसान हो रहा हो। दुग्गल साहब, जो आपकी इसी थ्योरी की अगर हम बात करें
तो क्या जो हम लोग अभी तो चलिए पेजर हो गया, मोबाइल हो गया, वॉकी टॉकी हो गया, ये एक सिग्नल से डिवाइस हैं, क्या जो ब्लूटूथ स्पीकर्स हम इस्तेमाल करते हैं, क्या जो हमारे रिस्ट बैंड्स, जो फिटनेस बैंड्स होते हैं, वो ये भी क्या कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं? ये भी क्या एक हथियार बन सकते हैं, बम बन सकते हैं चलता फिरता? इसमें कोई दो राह नहीं है कि तमाम सारी डिवाइसेस भी हथियार बनाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये IoT डिवाइसेस हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस, यानी कि वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर नहीं है, जो मोबाइल नहीं है, लेकिन जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो रही हैं। आज पूरी दुनिया भर में एक मत है कि अभी तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स विकसित नहीं हो पाए हैं कि किस प्रकार की सशक्त साइबर सुरक्षा के प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाने चाहिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस को लेकर। तो इसलिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस या IoT डिवाइसेस में सेंध लगाना बच्चों का खेल है। तो लाजमी सी बात है, अब देखिए कल के आक्रमण में जब सोलर पैनल्स पर धमाका हुआ तो इसलिए हुआ क्योंकि वो स्मार्ट सोलर पैनल्स थे जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड थे। जब कार रेडियोस में धमाका हुआ तो इसलिए हुआ क्योंकि वो कार रेडियोस भी ऐसी डिवाइसेस थी जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड थी। तो अगर हम इस तरह की कोई भी ब्लूटूथ या कोई और डिवाइस या आपकी स्मार्ट रिस्ट वॉच या फिटबिट इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, उसको हैक करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जहां एक और ये संभावना है, वहां हमें ये भी समझना है कि संभावना हर एक के साथ एक्चुअली इंप्लीमेंट नहीं होगी। यहां पर तो देखिए युद्ध हो रहा है, तो वो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, हर चीज इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन लोगों को समझना है कि उनके रोजमर्रा के जीवन में अगर वो साइबर सुरक्षा को ज्यादा महत्व देंगे और उस पर थोड़ा तवज्जो देंगे तो काफी हद तक आप बच पाएंगे। लेकिन ऐसी भी घबराहट नहीं है कि पवन जी, क्योंकि वक्त कम बचा है, थोड़े से आपसे टिप्स चाहती हूँ कि किस तरह से, कौन सी ऐसी चीजें हैं कि भाई हमें ऐप डाउनलोड नहीं करनी, कुछ ब्रांड कॉन्शियस रहना है, कुछ मुल्क कॉन्शियस रहना है जब हम प्रोडक्ट्स खरीदें, कुछ ऐसी टिप्स आप देना चाहेंगे? मुझे लगता है आज की तारीख में हमें एक स्लोगन याद रखना है, रोटी कपड़ा मकान इंटरनेट और साइबर सुरक्षा। ये 5 चीजें हैं आज हमारे मॉडर्न जिंदगी का जो अहम हिस्सा है। इसलिए आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हैं, खरीदने से पहले ये देख लीजिए कि उसमें साइबर सुरक्षा के क्या फीचर्स हैं। अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, उसके साइबर सुरक्षा के फीचर्स पर नजर डाल लें। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आप हर प्रकार की डिवाइस पर जो लिखा है उस पर आप 100% विश्वास न करें। अपने मस्तिष्क में डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना को जागृत करें और आवश्यकता है कि आप अपने रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। अगर आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे और इंश्योर करेंगे कि आप सिक्योर प्रोडक्ट्स की ओर ज्यादा झुकेंगे तो संभावित तौर पर आप इस चलिए, स्मार्ट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए आपको भी स्मार्ट बनने की जरूरत है, क्योंकि शरारती तत्व, आतंकी हो या दुश्मन हो, वो अब इन पर भी नजर गड़ा चुके हैं और AI भी आ चुका है इनकी मदद करने के लिए। पवन दुग्गल जी, हमसे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।